सैलरी मैं ये बता देता हूँ, जैसे आप अगर स्टेनो ग्रेड डी से लगते हो तो मैंने ये देखा कि कौन सा ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम है जहाँ पे मैथ्स थोड़ी कम आती हो। तो मैं एयरफोर्स वाई ग्रुप का एक एग्जाम दिया था, वो मेरा क्वालिफाई हुआ था। एसएससी फेज 12 का एक एग्जाम हुआ था, वो मेरा क्वालिफाई हुआ था। यूट्यूब से ही पढ़ा हूँ मैं सारा कुछ। तो आपका जो स्टेनो है इसमें प्रमोशन वगैरह कैसे होते हैं फिर? स्टेनो में यह वर्कलोड आपके पास बहुत कम है क्योंकि आपको अपने एक ऑफिसर को असिस्ट करना है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से आपका स्वागत है और आज है हमारे साथ अक्षय भाई जो कि एक स्टेनोग्राफर है, राइट? यस तो सर। आप अपने बारे में कुछ पहले इंट्रो दे दीजिए हमारी जनता को। मेरा नाम अक्षय कुमार है, डॉक्यूमेंट्स में। वैसे मेरा नाम अक्षय बघेल है। तो मैं अभी एसएससी स्टेनो जो 2024 का एग्ज़ाम हुआ था उससे मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं इस टाइम डीओपीटी में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में वर्किंग हूँ। तो आप मेरे को पहले ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? लाइक दिल्ली से हैं या कहीं और से? हाँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। Okay. और यूपी में एक छोटा सा गांव है हाथरस जंक्शन, वहाँ का रहने वाला हूँ, जो कि एक हाथरस डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आता है। तो वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है। 10th भी मैंने वहीं से की है, 12th भी मैंने वहीं से की है। एक बेसिक से स्कूल से की है, कोई ज़्यादा बड़ा मतलब इतना हाई क्वालिफाई स्कूल नहीं था, बेसिक से की है सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जब मैंने देखा 12th के बाद कि अब क्या किया जाए, तो वहाँ पे मेरे घर वालों ने सजेशन दिया, बाकी सारे लोग थे उन्होंने भी सजेशन दिया था कि बीटेक करो आप, इंजीनियरिंग लाइन चुनो। बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग लाइन में, तो इसलिए फिर मैंने वो वहाँ से अपना एम शिफ्ट करके मैंने देखा गवर्नमेंट जॉब की तरफ। तो फिर मैंने ये देखा, एक तो मेरी ये कमी थी कि मेरा मैथ्स जो था वो बहुत वीक था। तो मैंने ये देखा कि कौन सा ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम है जहाँ पे मैथ्स थोड़ी कम आती हो। तो मैंने देखा तो एक एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर मैथ्स नहीं है। तो मैंने फिर इसके लिए ट्राई किया, क्योंकि मैं सीबीएसई था तो उसमें 100 मार्क्स की इंग्लिश थी, तो इसलिए मैंने उसके लिए ट्राई किया। तो फिर मैंने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की। मेरे मतलब 2021 में मेरा जो है 12th हो गई थी। तो उसके बाद मैंने इसके लिए एसएससी स्टेनो की तरफ अपना एम किया। फिर जब एम किया तो उससे पहले फिर 22 में मैंने एयरफोर्स वाई ग्रुप का एक एग्ज़ाम दिया था, वो मेरा क्वालिफाई हुआ था। फिर उसके बाद 2023 में एसएससी फेज 12 का एक एग्ज़ाम हुआ था, वो मेरा क्वालिफाई हुआ था। उसके बाद मैंने स्टेनो का दिया था, उसमें भी रिटर्न हो गया था। बस ये है स्किल टेस्ट में 2% मिस्टेक ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि उसमें 10% का मार्जिन होता है ना, तो वो वहाँ पे मेरी 12% हो गई थी मिस्टेक, तो मैं वहाँ डिस्क्वालीफाई हो गया था। बट वे है, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। फिर 24 में फिर से पूरी हिम्मत से और लगन से मेहनत की। और फिर इसके बाद 24 में आप सब लोगों के सामने मैं आता हूँ। दिल्ली में मतलब बैठ गए हैं, हाथरस से दिल्ली तक का सफर। हाँ भाई। तो शॉर्ट हैंड जो होता है स्टेनो के अंदर, ये आपने जब स्टार्ट किया तो क्या क्या मुश्किलें आई आपको? आपने कैसे सारी चीज़ें हैंडल करी? तो देखिए, आप जब शॉर्ट हैंड स्किल को जब आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, जब सीखनी है जो भी चीज़, तो सबसे पहले तो आपको अपना फोकस एक जगह पर ध्यान मतलब केंद्रित करना पड़ेगा। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए सबसे पहले तो हमें मतलब अपनी स्किल्स को सुधारना पड़ेगा, जो कि है कि मतलब अटेंशन से कोई भी मतलब जो भी इसमें क्या है, अटेंशन का सारा खेल है कि आप अटेंशन से कितना लिख पा रहे हो चीज़ों को। फिर आपकी जो जैसे अगर आपने 12th अगर हिंदी से की है, अगर हिंदी मीडियम से किया है, तो आप हिंदी की स्टेनो चुनें, क्योंकि वहाँ पे आपका जो आपकी बेसिक है ना, जैसे जिससे भी किया आपने, जैसे हिंदी से किया है तो हिंदी वहाँ पे बहुत बड़ा रोल मेजर इम्पोर्टेंट मतलब रोल प्ले करेगी। तो उसमें हिंदी जैसे अगर हिंदी की शॉर्ट हैंड सीखनी है तो आप हिंदी से करें, और इंग्लिश की शॉर्ट हैंड सीखनी है तो आपने अगर 12th आपकी इंग्लिश से हो रखी है तो आप इंग्लिश से करें। मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शंस प्रॉपर? हाँ, दोनों प्रॉपर। कोई ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम से कोई आ रहा है तो उसको कोई डिफिकल्टी हो? नहीं, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर आप हिंदी सेक्शन से मतलब हिंदी मीडियम से आते हो तो आप हिंदी की शॉर्ट हैंड कर लो, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंग्लिश की कर लो तो इंग्लिश की ज़्यादा अच्छी है या हिंदी की ज़्यादा अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बराबर ही हैं, मतलब ये है। अच्छा, लेकिन जब शॉर्ट हैंड स्टार्ट करते हैं मतलब एक बहुत खतरनाक सा दिखता है मेरे को, तो मैंने कभी देखा हुआ है, ऐसे लिखना तो आता नहीं। तो इसकी जो स्पीड होती है धीरे धीरे इंप्रूव होती है। शुरू में तो आप भी डरे होगे क्या चीज़ है भाई, नई चीज़ आ गई, तो आपने स्पीड पे कैसे कंट्रोल किया? लाइक कैसे इसको काबू? स्पीड पे ये है कि इसमें आपको सारा कुछ ये है कि आप प्रैक्टिस करें। जितनी बार आप मल्टीपल टाइम से प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे जो भी आपके रूल्स हैं, जितना भी आपका बेसिक है, उसको आप जितनी बार प्रैक्टिस कर लोगे, फिर उसके बाद आपको हैंड और आपका आई का कांटेक्ट होना चाहिए, कि मतलब और ईयर का कांटेक्ट होना चाहिए, कि मतलब कैसे जो चीज़ें बोल रही हैं मतलब वो आपके हाथ पे ऐसा सेट हो जाए चीज़ें कि जैसे वहाँ से वो जो चीज़ बोले वो आप लिख दो। मतलब ये है कि इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाना चाहिए हैंड के बीच में, ईयर के बीच में और आई के बीच में, कि जो भी मतलब चीज़ें बोली जा रही हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली लिख जाएँ, क्योंकि इसमें सारा चीज़ें जो भी है सब प्रैक्टिस की हैं। क्योंकि आपने और इस शॉर्ट हैंड में एक चीज़ ये भी है कि आपने जो पहले से प्रैक्टिस किया होगा ना, आप वही लिख सकते हैं मोस्टली,
एकदम से आप अगर आपने कुछ प्रैक्टिस पहले से नहीं किया है और आप एकदम से उसको लिखने जाओगे ना तो इतनी जल्दी नहीं लिख पाते, वो आप पहले से प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही लिख पाओगे आप। तो ऑन एन एवरेज कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसकी शॉर्ट हैंड? तो देखो जब मेरा CBT था, जब मैं CBT की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने मतलब डेली 1 आवर से 2 आवर करता था प्रैक्टिस। बट जब CBT हो जाता है उसके बाद स्किल रह जाता है हमारा, 2 से 3 मंथ मिलते हैं हमें उसके स्किल टेस्ट के लिए। तो जब मैंने मतलब 6 आवर से लेके 8 आवर तक प्रैक्टिस की थी डेली। बहुत बढ़िया यार, मतलब अच्छा खासा इसमें भी है, मतलब मेहनत ऐसे बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप स्किल टेस्ट में जाओगे तो स्किल टेस्ट में ये नहीं है आपको सिर्फ शॉर्ट हैंड लिखनी है, क्योंकि वहाँ आप शॉर्ट हैंड लिखोगे फिर उसके बाद उसको आपको ट्रांसक्राइब भी करना होता है। तो ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको टाइपिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर टाइपिंग। तो वो एटलीस्ट मैंने 50-60 की कर ली थी अपनी टाइपिंग भी। ये है, तो दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, टाइपिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी और शॉर्ट हैंड भी अच्छी करनी पड़ेगी अपनी। तो आपने SSC स्टेनो का जो एग्जाम है इसके लिए कहीं से कोचिंग ली थी या सारा काम सेल्फ स्टडी से हुआ है? पहले तो ये था कि जब मैंने कोचिंग के बारे में सोचा तो मैंने यूट्यूब पे सर्च वगैरह किया कैसे हुआ, तो कुछ टाइम मैंने यूट्यूब से भी किया अपना बेसिक। फिर उसके बाद मेरे नियरेस्ट एक अलीगढ़ पड़ता है, मैंने वहाँ पे कोचिंग की थी ऑफलाइन कुछ टाइम के लिए। तो मैंने बेसिक वहाँ से किया था, बट वहाँ से रिजल्ट नहीं मिला था मुझे कुछ। जो मेरा 23 वाला अटैम्प्ट रह गया था ना स्किल टेस्ट में, जो रह गया था, मैं उसी कोचिंग के चक्कर में रह गया था, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर थे वो मतलब इतना ध्यान नहीं देते थे। तो जब आप नए होते तो आपको चीज़ें पता नहीं रहती कि कैसी चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने एक आगरा है हमारे पास में, वो भी पास में ही पड़ता है, तो फिर मैंने वहाँ से कोचिंग की थी। वो खुद GST में सर हमारे टीचर हैं, ओके। स्टेनो, तो सक्सेस स्टेनोग्राफी कोचिंग है, वहाँ से मैंने की थी। फिर ये 4 महीने की थी, बाकी क्योंकि मेरा बेसिक सारा कुछ हो रखा था तो बस 4 महीने के लिए मैंने वहाँ से प्रैक्टिस की थी। तो ये जो कोचिंग थी आपने जो शॉर्ट हैंड होती है स्टेनो, इसकी की थी या फिर जो GS और इंग्लिश? नहीं, मैंने स्किल की थी सिर्फ। बाकी जो CBT था, जो भी CBT के सब्जेक्ट थे, इंग्लिश था, रीजनिंग थी और GS थी, ये सारे मैंने ऑनलाइन ही किया था, मतलब यूट्यूब से ही पढ़ा हूँ मैं सारा कुछ। तो ऑनलाइन ने आपकी काफी मदद करी। हाँ, ऑनलाइन तो जो ऑफलाइन बुक्स होती हैं बहुत फेमस बुक्स, जैसे मेरे टाइम पे लूसेंट थी, एक GK हुआ करती थी, तो उनसे भी आपने पढ़ा या सिर्फ यूट्यूब से? नहीं, मैंने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा था। जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे बस वो नोट्स पढ़े, अपना अच्छी तरीके से रिवीजन किया। उसके बाद जो टेक्स्ट बुक के मॉक्स होते हैं मैंने तो टेक्स्ट बुक से लगाए। वैसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं बट मैंने टेक्स्ट बुक से लगाए अपने मॉक्स, तो मैंने बस मॉक्स लगाए, बस इतना ही किया था मैंने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो यूट्यूब से आपने जैसे बताया, तो आप 1-2 चैनल रिकमेंड करेंगे जिसने आपकी सबसे ज़्यादा मदद करी हो? CBT के लिए हाँ, देखिए इंग्लिश के लिए मैंने संजीव ठाकुर सर से पढ़ा है और रानी मैम से पढ़ा है। बाकी GS के लिए नवीन सर हैं एक हमारे, जो RWS हैं, उनसे पढ़ा है और परमार सर से थोड़ा बहुत पढ़ा है। उसके बाद जो इंग्लिश हो गया, GS हो गई। रीजनिंग के लिए मैंने पीयूष वासने जो हैं कैरियर विल से सर, उनसे पढ़ा है, उन्हीं की बुक से प्रैक्टिस की थी। एक पीयूष वासने करके बुक आती है, उसी से मैंने की थी। ये 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं इसमें, और तो कुछ होता नहीं है। बाकी मैथ का तो ये था कि मैथ आता नहीं है इसमें, पर 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वो तो हम ऐसे ही कर लेते हैं इसमें। मतलब CBT से ज़्यादा एक तरह से इसमें स्टेनो का रोल है। हाँ, स्किल इसमें बहुत ज़्यादा रोल मेजर प्ले करती है। तो आपने अभी मतलब काफ़ी अच्छे से गाइड किया हमारे स्टूडेंट्स को। तो अब थोड़ा जॉब के बारे में आपके जानते हैं। एक आपकी जॉब की वो है CSSS, तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए। तो हमारा जो कैडर है CET+ कैडर है, सेंट्रल सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर सर्विसेज। तो जब आप SSC स्टेनो के जब आप एग्ज़ाम देते हो तो उसके बाद क्या होता है कि सारी मिनिस्ट्री की अलग अलग कट ऑफ बनती है। जैसे MA की एक अलग कट ऑफ बनेगी, डिफेंस की एक अलग कट ऑफ बनेगी, जो AFH की होता है उसकी एक हमारा कैडर होता है CET+। इसके अंदर क्या होता है कि जो दिल्ली की जो मेजर मिनिस्ट्रीज़ हैं ना, वो सारी CET+ के अंदर ही आती हैं। तो उसमें क्या, जैसे हमारी कैडर है, आप यहाँ पे जब सिलेक्ट होके आओगे उसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग मिनिस्ट्री में एलोकेशन दे दी जाएगी, मतलब ये है। तो मेरा भी एक फ्रेंड है जो स्टेनोग्राफर है, तो वो ना किसी का PA बना हुआ है, मैं अभी नाम नहीं लूँगा। तो इसमें आपकी जॉब में क्या है, आपको एक प्रॉपर मिनिस्ट्री में डेस्क जॉब दे रखी है या किसी का PA वगैरह बना रखा है? देखिए ये तो डिपेंड करता है कि आप कौन से मिनिस्ट्री में हो या आप कौन से सेक्शन में पोस्टिंग है। ये सारी चीज़ें पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड करती है। तो वैसे तो स्टेनो का काम PA वाला होता है, आपको अपने ऑफिसर्स के साथ रहना है, वहाँ उसको पर्सनल असिस्ट करना है, ये हमारा मेन वर्क होता है। बट आजकल क्या है कि मतलब स्ट्रेंथ तो बढ़ गई है और ऑफिस छोटे हो गए हैं, तो क्या करते हैं कभी कभी सेक्शन में भी पोस्टिंग कर देते हैं। तो सेक्शन में पोस्टिंग कर देते हैं तो वहाँ पे आपको कभी कभी DEO का भी वर्क करना पड़ता है, SO का भी वर्क करना पड़ता है और स्टेनो का भी करना पड़ता है, ये चीज़ें। बाकी वर्क प्रोफाइल अच्छी है स्टेनो की, ऐसा कोई वो नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि मैंने देखा है अक्सर लोगों को कि स्टेनो की प्रोफाइल अच्छी नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक अच्छी वर्क प्रोफाइल है, यहाँ पे भी काम भी डिसेंट है, कोई इतना वर्कलोड नहीं है और सैलरी भी डिसेंट है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, ये है। चलो, तो आपका जो स्टेनो है इसमें प्रमोशन वगैरह कैसे होते हैं फिर? प्रमोशन तो ये है कि जैसे आप जब स्टेनो बन के आओगे यहाँ पे, तो उसमें ये होता है कि अगर आप, एक तो होता है कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के प्रमोशन ले लो, एक जो नेचुरली आपका होता है वो हो गया। तो अगर आप नेचुरली लेना चाहते हो, मतलब जैसे कोई एग्ज़ाम नहीं देना है आपको, तो वो 10 साल में होता है। मतलब हमारे यहाँ पे 10 साल अप्रोक्स लग जाती हैं
मतलब स्टेनो से पीए बनने में, जो कि 4600 होता है। ओके। और अगर आपको पहले बनना है तो आपको वो जो उसके लिए 6 साल में आप एलिजिबल हो जाते हो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए। तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम 6 साल में होता है, फिर आप जो 10 साल में जो पीए बनने थे सॉरी, वो आप 6 साल में पीए बन जाओगे। तो ऐसे ही होता है, मतलब वैसे आप नॉर्मली अगर 5 साल में प्रमोशन है तो आप डिपार्टमेंटल से 3 साल में आपका प्रमोशन हो जाता है, ये चीज़ रहती है। तो जब आपने अभी से रिसेंटली ज्वाइन किया ना? हाँ, मैंने अभी, मेरी सितंबर में हुई है ज्वाइनिंग। तो आपने जब से ज्वाइन किया, जब भी मतलब जितना भी टाइम आपको हो गया, अभी तक क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या आपको सबसे अच्छे यहाँ पे पॉइंट लगे दिल्ली में रहने के? देखो, पॉइंट तो ये है कि दिल्ली तो है ही अच्छा, बट ये थोड़ा एयर पोल्यूशन है, वो बात अलग है। दिल्ली अच्छा है। बाकी ये है कि मेरा तो होम टाउन भी पास पड़ता है यहाँ से, 150 किलोमीटर है, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी बेनिफिट यही है। बाकी यहाँ पे दिल्ली में जॉब करने का एक ये भी फ़ायदा है सेंट्रल गवर्नमेंट में आने का, कि आपको सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ मिलते हैं, आपके फिक्स आवर्स रहते हैं ड्यूटी का। ये नहीं है कि आपको कभी भी बुला लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे आपका फिक्स टू 9 से 5:30 तक है, तो आपके मतलब यही ऑफिस आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है। बाकी ये है कि ऑफिस आवर्स जैसे हैं वैसे ही आपको उसी टाइम पे आना है, उसी टाइम पे जाना है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी छुट्टियां भी आपको, अगर आप अप्लाई करोगे टाइम से, छुट्टियां भी मिल जाती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी गवर्नमेंट की जो हेल्थ की फैसिलिटीज़, जो CGHS होता है, वो भी कार्ड हमें मिलता है। बाकी क्वार्टर्स मिलते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलते हैं, और मतलब एक ठीक है, एक अच्छी प्रोफाइल है ये है। लेकिन तो आप मेरे को अपना एक ऑनेस्ट आंसर बताना कि स्टेनोग्राफी की आपको सच में पसंद है, या मैथ्स के डर से पहले आपने बताया स्टार्टिंग में आए थे, हाँ, बट अभी आज की डेट में जॉब मिलने के बाद आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मुझे जब तो एक जॉब लेनी थी, बट मुझे नहीं पता था कि स्टेनोग्राफर मतलब इतनी अच्छी जॉब है। बट ये है कि यहाँ पे आके, क्योंकि आप जब ASO बन के जाते हो तो वहाँ पे आपको ना कहीं जब आप ASO बन के जाओगे तो वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक सेक्शन को असिस्ट कर रहे हो, वहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो, तो वहाँ पे काम करना पड़ेगा। पर स्टेनो में ऐसा नहीं है। स्टेनो में यह है कि वर्कलोड आपके पास बहुत कम है, क्योंकि आपको अपने एक ऑफिसर को असिस्ट करना है, बस ये है। बाकी क्योंकि ASO का भी 4600 होता है, बाकी हमारे में जो स्टेनो ग्रेड C जो होता है तो उसका भी 4600 होता है, तो दोनों इक्वल है, 4600। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे ये उससे ज़्यादा बेस्ट लगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क अपना कम है, और मतलब कंपैरिजन में ASO के कंपैरिजन में तो वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, मतलब ये है। तो आप अपनी सैलरी बताना चाहेंगे, कुछ अंदाजा? हाँ, सैलरी मैं ये बता देता हूँ। जैसे आप अगर स्टेनो ग्रेड D से लगते हो तो आपकी 50 के अराउंड सैलरी है, मतलब 50 के। और बाकी स्टेनो ग्रेड C से लगते हो 4600 है उसकी, उसका ग्रेड पे 4600 रहता है, तो उसकी आप 80 अबव मान सकते हो। में है? हाँ नहीं, मैं तो ग्रेड D में हूँ। ग्रेड D में? हाँ, मैं अच्छा। ग्रेड D में हूँ। अच्छा। ये आपको मैं एक बात बता दूं, हमारे भाई का इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब चैनल भी है, तो अगर आपको फ्यूचर में कुछ गाइडेंस चाहिए हो या कुछ क्वेश्चन पूछने हो, एक तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर आप इनको पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, है ना? बिल्कुल। तो एक लाइन पे आप अपने साथियों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा, देखो सपने सब लेके आते हैं, सपने सबके दिमाग में होते हैं। मैं भी एक छोटे से गांव से आया हूँ, तो आपको मतलब ये है कि कभी ये मत कहना कि मैं नहीं कर पाऊँगा, हमेशा ये अंदर से ये सुना कि मैं कर सकता हूँ। अगर आप अंदर से ये रखोगे कि मैं कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली आप कर ले जाओगे। चाहे वो छोटा एम हो चाहे बड़ा एम हो, एम मैटर नहीं करता, आपकी डेडिकेशन मैटर करती है, आप उस चीज़ को पाने के लिए कितना डेडिकेटेड हो, बस यही है मेरा। तो बाकी आप तैयारी करते रहो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई भी डाउट रहते हैं, आप तो मुझसे पूछ सकते हो, भैया से पूछ सकते हो, मैं आपके लिए हमेशा ऑलवेज अवेलेबल हूँ। थैंक यू। तो आपकी तरफ से, मेरी तरफ से भाई को बहुत बहुत Thank you भाई। शुक्रिया, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।